नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का योगदान। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग 1915 से प्रारंभ हुआ और गांधी युग प्रारंभ होने से पूर्व 25 वर्ष तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और राजनीतिक चिंतन में यदि किसी व्यक्ति का सबसे अधिक योगदान था तो वह निश्चित रूप से लोकमान्य तिलक ही थे। उनके इस महान योगदान का अध्ययन अगर हम करें तो उससे पहले ये जानना पड़ेगा कि लोकमान्य बाल गंगाधर का जो राजनीतिक चिंतन था वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में उसका प्रभाव रहा और महात्मा गांधी पर भी उनका प्रभाव रहा। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया लक्ष्य दिया और वो लक्ष्य था स्वराज्य का लक्ष्य। तिलक के समस्त राजनीतिक चिंतन को एक ही शब्द में व्यक्त किया जा सकता है और वह है स्वराज्य। उन्होंने भी कहा कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। तो तिलक ने जिस राज्य की स्थापना की उसका मूल मंत्र जो था वो अगर हम उसकी तुलना करें तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण जैसे उदारवादी नेताओं की तुलना में तिलक ने अपेक्षाकृत भिन्न विचारों का प्रतिपादन किया, क्योंकि तिलक जो है वो अंशतः पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद के समर्थक थे और उन्होंने अपने जीवन काल में यानी 1856 से लेकर 1920 तक स्वतंत्रता आंदोलन के एक तरह से जनक के रूप में कार्य किया। प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र और प्रतिनिधि मंडल के मार्ग को परंपरागत मार्ग के स्थान पर तिलक ने एक भिन्न मार्ग का प्रतिपादन किया जिसमें स्वदेशी, स्वभाषा, स्वराज्य का मुख्य स्थान था। तो 23 जुलाई 1856 को भारत के पश्चिमी तट कोंकण जिले के रत्नागिरी में जन्मे तिलक अपनी विद्वता और कर्मकांड में आस्था के लिए विख्यात रहे। केसरी और मराठा जैसे पत्रों का उन्होंने प्रकाशन किया। न्यू इंग्लिश स्कूल के 1880 में जो है अपने मित्रों चपड़ुलकर, आगरकर तथा नामजोशी के साथ मिलकर उसकी स्थापना की। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अगर हम तिलक के योगदान को बिंदुओं में समेकित करें तो वो इस प्रकार से सामने आता है। तो आइए जानते हैं तिलक का योगदान क्या क्या रहा। जहाँ तक व्यक्तित्व और चरित्र का आदर्श उदाहरण है तो कथनी से अधिक करनी का अधिक प्रभाव रहता है और भारतीय जनता को तिलक का कोई सबसे बड़ा योगदान है तो वह है उसका व्यक्तित्व और चरित्र। तो उनमें उद्देश्य की दृढ़ता, इच्छा शक्ति की प्रबलता और कमजोर शरीर में वज्र के समान कठोर आत्मा सभी कुछ था। उनके मूल में था जीवन का ध्येय, देश की स्वतंत्रता के प्रति अड़ग भक्ति। तो तिलक ने जो है वर्षों तक निरंतर परिश्रम किया और मातृभूमि के लिए घोर कष्ट सहन किए। तो उनके व्यक्तित्व और चरित्र की एक प्रकार से वो गंभीरता से परिपूर्ण था, इसलिए भारतीय युवकों में उनके मन में उनके प्रति बड़ा गहरा सम्मान और प्रशंसा थी अन्य नेताओं की तुलना। तो तिलक ने जो है निम्न मध्यम वर्ग और आम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और तिलक ने निम्न मध्यम वर्ग को जोड़ने के साथ साथ उनको ये सफलता भी मिली, क्योंकि अब तक जो कांग्रेस थी वो पढ़े लिखे अभिजातीय वर्ग का संगठन था। उस संगठन को एक व्यापक आधार देने में तिलक का योगदान रहा है। उन्होंने उसे विस्तृत बनाया और व्यापक आधार दिया। ये तिलक की एक तरह से सफलता थी। तिलक ने याचना की पद्धति के स्थान पर स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया, जनता को शांतिपूर्ण जन आंदोलन का मार्ग देने के लिए प्रशस्त किया और खुद वो 6 साल तक 1908 में जब वो कारावास में रहे तो बहुत जगह जनता जो है विक्षुब्ध हो गई उनके कारावास की बात को सुनकर। और तिलक ने ही लोगों को सिखाया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे याचना से नहीं बल्कि वो अधिकार है और अधिकार के रूप में मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने विदेशी शासन को अपने पर शासन करने का सहयोग न दें। उन्होंने कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन का रूपांतरण किया और उसे विदेशी शासन और नौकरशाही के विरुद्ध एक शक्तिशाली मोर्चे में परिणत किया। उन्होंने अपने कार्यों से शक्तिशाली भारत राष्ट्र की नींव का निर्माण किया है।
राजनीति के प्रति तिलक का यथार्थवादी दृष्टिकोण था। तिलक कोरे आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी नहीं थे, उनमें राजनीतिक यथार्थता की गहरी सूझबूझ थी। 1916 का लखनऊ समझौता और स्वशासन से संबंधित कांग्रेस लीग योजना का वो समर्थन करते थे। कांग्रेस को लोकतांत्रिक दल के घोषणा पत्र आदि से प्रमाणित होता है कि तिलक ने अपने समय की समस्याओं को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखने और समझने की प्रतिभा थी। उन्हें आधुनिक भारत का कौटिल्य कहा जाता है। उनका विचार था कि लक्ष्य के श्रेष्ठ होने पर सभी साधन श्रेष्ठ हैं और भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सभी साधन अपनाए जा सकते हैं। तिलक का कथन था कि महापुरुष सामान्यतः नैतिक सिद्धांतों से ऊपर होते हैं। गीता का उन्होंने उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि यदि हम स्वार्थ भावनाओं से प्रेरित नहीं हैं तो अपने गुरुजनों और संबंधियों की हत्या में भी कोई पाप नहीं होगा। लेकिन तिलक के इन विचारों के आधार पर उन्हें भारत का मैकियावली नहीं कहा जा सकता। उनका विचार यह नहीं है कि राजनीति में सब कुछ ठीक होता है। उनका विचार केवल यह है कि धम्मपद में प्रतिपादित घृणा पर प्रेम से विजय प्राप्त करने का बुद्धिवादी सिद्धांत सभी परिस्थितियों में नहीं अपनाया जा सकता है। तो तिलक यथार्थवादी और निष्काम कर्म के उपदेशक थे। वो महान लोकतंत्रवादी भी थे। तिलक गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र के सिद्धांत तथा व्यवहार के प्रति तिलक की भक्ति एकदम आश्चर्यजनक थी। तिलक 1919 में भारतीय शासन अधिनियम के आधार पर परिषदों में प्रवेश करने के कार्यक्रम को स्वीकार कर चुके थे। उनका कहना था कि सुधार अधिनियम अनेक दृष्टि से अपर्याप्त होने पर भी देश के राजनीतिक आंदोलन की सफलता का घोतक है। यह सफलता कितनी ही सीमित क्यों न हो, तिलक द्वारा अपनाया गया शांतिपूर्ण आंदोलन का मार्ग भी लोकतांत्रिक सीमाओं के अंतर्गत ही था। वे एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। लोकमान्य तिलक अत्यंत उच्च कोटि के दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्र के महानतम निर्माताओं में से थे। 1896-97 में ही स्वराज्य की बात करने लगे थे और 1907 में उन्होंने होम रूल का उल्लेख किया। वे हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते थे। कांग्रेस लोकतांत्रिक दल के घोषणा पत्र में उन्होंने रेल मार्गों के राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत को स्वीकार किया और राजनीति को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर खड़ा करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने भारतीय श्रमिक आंदोलन के राजनीतिक महत्व को स्वीकार करके बुद्धिवादी तथा दूरदर्शिता का परिचय दिया था। 1916 के लखनऊ समझौते में मुसलमानों के पृथक प्रतिनिधित्व का प्रस्ताव उन्होंने एक अस्थायी व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया था। और तिलक जो है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय के प्रणेता थे। प्रारंभ में तिलक ने राजनीतिक और आर्थिक चिंतन में पूंजीवादी सामंतवादी व्यवस्था का विरोध करने का तत्व नहीं था, लेकिन कुछ सीमा तक 1895 में ही बहुत अधिक गहरे रूप में 1905 में उन्होंने भूमिहीन कृषक और श्रमिकों की दयनीय स्थिति में सुधार की आवश्यकता को अनुभूत कर लिया था। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में अकाल और प्लेग की परिस्थितियों में तथा जीवन पर्यंत जनता के दुख दर्द को उन्होंने अपना दुख दर्द माना। उनका विश्वास था कि भारत की स्वाधीनता में श्रमिकों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रहेगी और वे जो है श्रमिकों को जागृत करते रहे। भारत को साम्यवाद से भयभीत नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना है। और उन्होंने कहा कि समाजवाद या साम्यवाद के प्रति नहीं, वरन समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्तियों के कल्याण के प्रति वो प्रतिबद्ध थे और उस प्रतिबद्धता को उन्होंने जो है उसका निष्पादन और प्रतिपादन किया है। तो इस प्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है वो अपने महत्वपूर्ण विचारों के कारण, विशेषतः अपने राष्ट्रीय आंदोलन में मूलभूत परिवर्तन लाने के कारण और राष्ट्रीय आंदोलन की जो दशा और दिशा उन्होंने चेंज की, उसकी प्रकृति को चेंज किया। जो हम केवल प्रशासनिक सुधारों की बात करते थे उसकी जगह उन्होंने स्वराज्य की बात कही, स्वतंत्रता और समानता की बात कही। उन्होंने जो है राजनीति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण रखा, उसका प्रतिपादन किया। उन्हें आधुनिक भारत का कौटिल्य भी इसीलिए कहा जाता है। लोकतंत्रवादी तो वो थे ही, उन्होंने सामंतवाद का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जनता में ही इस शासन की शक्ति जो है रहनी चाहिए। दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे क्योंकि उन्होंने 1907 में ही, देखिए बहुत पहले उन्होंने होम रूल की बात कर ली है और भारत की राष्ट्रभाषा को और स्वदेशी को और विदेशी कपड़े के बहिष्कार, विदेशी उपाधियों के बहिष्कार की बात उन्होंने कही। बहुत बाद में जाके महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का जो सूत्रपात किया उसका बहुत पहले तिलक जो है वो उसकी योजना प्रस्तुत कर चुके थे।
कि अपने शासन विदेशी शासक से असहयोग करें, उसे कोई सहयोग प्रदान न करें। इसकी जो अवधारणात्मक मूल संकल्पना है वो तिलक दे चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने जो है 1907 में, क्योंकि होम रूल की बात की, रेलों के राष्ट्रीयकरण के सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया और राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के आधार को वो मानते हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय की वो बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, आर्थिक समानता की बात करते हैं और वो कहते हैं कि श्रमिकों का कितना महत्व है, वो इस बात के प्रणेता थे। तो इस प्रकार वो तिलक अपने समय से पहले थे। तो इसलिए ये कहा जाता है कि तिलक महात्मा गांधी के पूर्ववर्ती थे। एक विचारक हुए हैं राम गोपाल, वो कहते हैं कि महात्मा गांधी ने तिलक की मृत्यु के बाद जितने भी आंदोलन किए वे सब अपने पहले कहीं ना कहीं उस पर तिलक का प्रभाव था और सबका पहला प्रचार तिलक ने ही किया। तो तिलक का जीवन एक तरह से दिव्य जीवन था। उन्होंने देशवासियों ने उनको तिलक की उपाधि दी और लोकमान्य कहा। तो ये जो है उनका जीवन बहुत ही प्रकाश ज्योति की तरह था। महात्मा गांधी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना है, लेकिन जन सामान्य महात्मा गांधी के क्रियाकलापों में तिलक के दर्शन को देख सकता है। तो इस प्रकार ये लोकमान्य तिलक का योगदान हमने किया। आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए और हम जब मिलेंगे तो उस पर और चर्चा करेंगे। अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शुभकामनाएं।